क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC वाली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अलीगढ़ के करीब यूनिवर्सिटी के करीब अपने आके तैयारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलीगढ़ के बाहर कहीं से भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं और अलीगढ़ जामिया में एडमिशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर ज्वाइंट है, अटैच है, एसोसिएट है, तो वो आपको गाइडलाइन देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड कंसेप्ट आते हैं, कंटेंट आते हैं और मटेरियल आते हैं, तो आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग करने जा रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जो AMU और जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास के बेस पे करने जा रहे हैं। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास में भी है, जो नीट जेई का कोर्स है, लेकिन हम लोग 9th क्लास के थोड़ा बेसिक लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, फिर बताता हूँ आगे क्या है ये। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम तो हम लोग जानते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि एटम क्या होता है। एटम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने एटम के बारे में डाल्टन ने एक आइडिया दिया है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन ने 1800 AD में बताया था हमारा। ठीक है, यानी 1800 में 1800 किसी बुक में 1800 दे रखा है, किसी बुक में 1808 दे रखा है। बताया गया कि एटम बहुत ही छोटा होता है, वो इतना छोटा होता है कि वो और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एटम, ये डाल्टन का एटॉमिक कंसेप्ट था। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में, पिछले एटम एंड मॉलिक्यूल में ये सारी बातें हमने बताया है, आप देखेंगे उसमें जाके। अब क्या बताए कि एटम अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो फिर ये स्ट्रक्चर की क्या बात आती है कि एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना लोगों ने टाइम टू टाइम ऑब्जर्व किए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि एटम जो है, जो डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हुए जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो डाल्टन का जो आइडिया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जिसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन का जो नाम है वो मैं लिख के बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉमन से फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए जिससे ऐसा लगता था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एक तो है माइकल फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक नाम आता है साइंटिस्ट का, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का एक फिनोमेना किया। तो उसमें क्या है मैं भी डिटेल में बताता हूँ। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस बाय माइकल फैराडे 1932 में बुक में दे रखा है। ये तो ईयर हम लोग लिखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर लिखते हैं, मगर क्या आगे कुछ आगे पीछे होता तो वो ईयर का नहीं है। एक जैसे हम लोग जस्ट एक माइंड सेटल करने के लिए, माइंड मेकअप करने के लिए कब कब क्या क्या कैसे कैसे
डिस्कवरी हुए, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको ये किया है। इसी तरह से दूसरा जो है कंडक्टिविटी ऑफ गैस, conductivity of gas by J.J. Thomson and his associate, ठीक है। ये कंडक्टिविटी ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज, इसको कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था, तो ये हम लोग इसको इस तरह से भी जान सकते हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट वो था हमारा रेडियो एक्टिविटी बाय फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसे ही दे रखा फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड बाय हेनरी बेक्यूर, Henry Becquerel. Radioactivity observed by Henry Becquerel in 1896। ये 1896 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो ये क्या है, मैं थोड़ा सा आउटलाइन दूंगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा कोर्स है, ये जो टॉपिक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हाईलाइट ये दे देता हूँ कि ये है क्या चीज़, क्योंकि बड़े क्लास में जब जाएंगे आप तो आपको पढ़ना होगा, साइंस अगर लेके पढ़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ी सी इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस बाय माइकल फेराडे, कंडक्टिविटी ऑफ गैस बाय J.J. थॉमसन और कैथोड रेज, फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व बाय हेनरी बेक्यूर। ठीक है, तो ये तीन ऐसे जो दिया हुआ कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर जो है ना दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बाय माइकल फेराडे। ये क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सोल्यूशन है, जैसे सॉल्टी सोल्यूशन है, पानी जो है ना, प्योर वाटर में अगर करंट पास करेंगे तो बोलते हैं कि वो करंट पास नहीं होता प्योर वाटर में, लेकिन सॉल्टी वाटर में करंट पास करता है, करंट के झटके लगते हैं सॉल्टी वाटर में। तो करंट कब लगता है, जब हमें सॉल्टी वाटर होता है, यानी सॉल्ट जो है बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है, और जब हम लोग करंट पास करते हैं तो वो सोडियम एंड क्लोरीन अलग अलग डिसोसिएट हो जाते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन इस तरह से, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, ये सोडियम आयंस और ये क्लोरीन आयंस, ये इस तरह से दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया? एटम तो स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ है नहीं डाल्टन के हिसाब से। तो जब उसके अंदर कोई दूसरा है ही नहीं तो वो न्यूट्रल होता है, एक एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम लेंगे किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, किसी का भी एटम लेंगे तो वो न्यूट्रल होता है। तो जब हम लोग इस तरह का सॉल्टी वाटर से करंट पास करेंगे तो उसमें करंट आने लगता है, तो इस तरह से आइंस बनता है। ये एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरह के आइंस बनते हैं, पॉजिटिव को कटाइंस बोलते हैं, नेगेटिव को अनाइंस बोलते हैं। तो ये जो आइंस बनते हैं, इस पर तो चार्ज होता है, मगर एटम तो न्यूट्रल था, तो फिर चार्ज कहाँ से आया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट यानी जब भी कभी करंट पास करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो टूटते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक वो होते हैं जो पार्शियली ड्यू टू थोड़ा सा टूटता है, बाकी सब रह जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सब के सब टूट जाते हैं।
जैसे इलेक्ट्रोलाइट को अगर समझना चाहें तो मैं इससे एक समझाता हूँ। यानी जब कभी करंट पास करते ही हमारा एक पेन है, तो इसमें 2 चीज़ है, एक ये कैप है, ये एक बॉडी है इसका। तो जब भी करंट पास करेंगे तो ये टूट जाएगा इस तरह से, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 बन गए। अब मान लो इसको हम पॉजिटिव करते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। तो ये टूट जाते हैं। यानी एक ये मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है ये, एक सोडियम ये है, क्लोरीन ये है। तो ये क्लोरीन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि ये जो आयंस बनते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड माइकल फैराडे ने कई सारे लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ फैराडे, सेकंड लॉ करके दिया हुआ है। वो आपको उतना समझना नहीं है। बस ये है कि ये जो चार्ज बनता है, ये कहाँ से आया? 1832 है ये, 1832 है ये, 1832, 1832 में बताया कि ये जो है, जब भी करंट पास करते हैं तो ये चार्ज आता कहाँ से, जबकि एटम न्यूट्रल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये उस वक्त समझ में नहीं आया कि आता कहाँ से है और कैसे ये आइंस बन जाते हैं। बहर लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हुआ और इससे ये एक डाउट हुआ कि डाल्टन ने जो बताया कि एटम स्मॉलेस्ट है। अगर स्मॉलेस्ट है तो फिर एटम तो न्यूट्रल होता है, फिर ये चार्ज कहाँ से आते, ये एक सवाल आ गया। ऐसी वक्त गुजरता रहा। यहाँ पे कंडक्टिविटी जे थॉम्सन और उसके जो बहुत सारे कलीग थे, तो एक ये हो रहा था कि जैसे कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे, जैसे कौन कौन से मेटल होते हैं, यानी सॉलिड होते हैं जो कंडक्टर है, लिक्विड कंडक्टर है, तो गैस भी कंडक्टर होना चाहिए, या अगर कंडक्टर है या नहीं है, तो उसकी कंडक्टिविटी को चेक कर रहे थे। और उसमें क्या किया कि एक ट्यूब लिया गया, कैथोड ट्यूब, और उसके अंदर जो है हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और प्रेशर जो है ना, उसके अंदर का जो एयर था, वो जो एयर को निकाला गया। ठीक है, एक हम थोड़ा सा छोटा सा स्केच बना देते हैं इस पे। यहाँ पे ये इस तरह से एक ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा यहाँ पे एक सक्शन पंप है, ये इस तरह से है। तो इसके अंदर गैस लिया गया, ये इसको बता रहे, और इसको गैस था इसके अंदर, तो इसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे। तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते गए, बड़े क्लास में फिर से पढ़ लेंगे आप डिटेल में, मैं तो थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे रहा हूँ। तो वोल्टेज बढ़ाते गए और इसका जो गैस था इसको निकालते गए। तो इसके अंदर जो गैस कम होने की वजह से इसका प्रेशर कम होने लगा, और वोल्टेज बढ़ाने की वजह से बताते हैं कि लगभग जब 20,000 वोल्टेज बढ़ाया गया, 20,000 वोल्टेज बढ़ाया गया, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁴ atm आ गया, इस तरह के रेंज में आ गया। तो इस वक्त एक इसके अंदर जो है ना, इस तरह से स्पार्क टाइप का हुआ। फिर बाद में प्रेशर कम किया तो ये स्मूथ हो गया, और इस तरह के इसमें जो है ना एक रेज चलने लगा, लाइट के रेज जाने लगे। और इस लाइट को, चूंकि ये कैथोड होता है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं और ये पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं। तो ये हमारा जो है कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जाने लगा, कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जाने लगा। तो ये कैथोड की तरफ से निकलता था, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता था, तो इसको हम लोग कहा गया कैथोड रेस। ये आप बड़े क्लास में जाके पढ़ेंगे, मगर हम कैथोड रेस, और इस रेस की जो रेस जा रहे थे, उस रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तो पता ये चला कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो नेचर है नेगेटिव नेचर है। अब बताया गया कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो इस वाले सरफेस में से निकल रहा होगा, और ये सरफेस किसी भी चीज़ का बना हुआ है, ये तो एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है, ये एटम से मिलके बना हुआ। और जब इसका एटम सबसे छोटा था, एटम तो न्यूट्रल है, फिर न्यूट्रल का कोई चार्ज तो होता नहीं है, लेकिन ये जो निकल के जा रहा है इसमें से, ये जो रेजेस जा रहे हैं, ये इसके रेजेस की प्रॉपर्टी जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये कहाँ से आया? जब एटम सबसे छोटा था, और ये जो भी कैथोड, जिस एलिमेंट का भी कैथोड बनाया गया है, उसका अगर एटम से मिल के बना हुआ है, तो एटम निकल के, या सबसे छोटा एटम है तो एटम निकलना चाहिए। उसमें से एटम न्यूट्रल होता, कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है।
तो फिर ये चार्ज कहाँ से जा रहा है, निकल के कहाँ से आ रहा है? जो कि इसकी प्रॉपर्टी जब स्टडी किया गया तो बाद में पता चला कि ये चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के बारे में जे थॉमसन ने काफ़ी काम किया। जे थॉमसन और उसके जो एसोसिएट होता है ना, रिसर्च वर्क करते हैं, तो वो लोग कर रहे थे, करते-करते बाद में पता चला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज कितना, मास कितना, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये चार्ज कहाँ से आए, ये एक सवाल आ गया। ये था लगभग ये 1876 के आसपास की बात है, 1876 के आसपास की बात है। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 76 के आसपास की बात है, ठीक है ना, इसी के आसपास। कोई ईयर नहीं आएगा, इतना ज़्यादा परेशान ये कि कौन सा डेट है, इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैं ऐसे बातें बता रहा हूँ जिसकी वजह से एटम स्मॉलेस्ट है, इसका आइडिया को डाउटफुल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा ये एक कंसेप्ट है कैथोड रेज़ का। आगे जो है, अभी मैं इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कैथोड रेज़ पे, जे थॉमसन का। आगे ये एक कंसेप्ट है, ये जो है फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व बाय द हेनरी बेक्कर 1896। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, ये मैं बताता हूँ। और क्या बताया कि हेनरी बेक्कर जो है ना, एक केमिस्ट वो भी थे, और एक शाम जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूरेनियम सॉल्ट का। लेकिन लेट होने की वजह से उन्होंने क्या किया, यूरेनियम सॉल्ट को रैपर में लपेट कर रख गए ड्रॉअर में। और फिर बाद में जब नेक्स्ट डे आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें रखे थे ड्रॉअर में, तो बहुत सारी चीज़ें थी, सॉल्ट भी था, दूसरे कंपाउंड वो भी थे, फोटोग्राफिक फिल्म भी था, नेगेटिव भी था। तो क्या देखते हैं कि वो नेगेटिव में स्पॉटेड आ रहे हैं। वो जो नेगेटिव फ़िल्म होता है ना, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में कोडैक आता था तो उसके फ़ोटो खींचते थे, खटक-खटक करके फ़ोटो खींचते थे, तो उसपे स्पॉटेड बनते थे, फिर उसके नेगेटिव से पॉज़िटिव बनता था। उसी तरह से क्या देखा गया कि यूरेनियम के वो जो जहाँ पे यूरेनियम रखा था, यूरेनियम सॉल्ट जो था, यूरेनियम सल्फ़ेट सॉल्ट था वो, तो उससे क्या देखा गया कि बहुत सारे रेज़ेस निकलते हैं। और वो रेजेस जो है अपने आप से निकलते हैं, उसको निकालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आता है, समझ में आता है स्पॉन्टेनियस? जैसे मान लो मैं ऐसे देख रहा हूँ और किसी ने मुझे पत्थर मारा, तो मेरी आँखें फट से बंद हो जाएँगी। हम लोग बायोलॉजी में इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब कोई चीज़ आएगा तो आँखें खुद ब खुद बंद हो जाएँगी। ठीक है? जब किसी को हम लोग जानने वालों को देखेंगे वहाँ पे, तो हाथ ऐसे हिलाएँगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, उसकी तरफ जाएँगे, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही बताया गया कि वो जो सॉल्ट है, यूरेनियम सॉल्ट, वो जो है जब रखते हैं तो वो अपने आप से टूटने लगता है, अपने आप से टूटने लगता है, उससे रेज़ेस निकलने लगते हैं। वो कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? द सब्सटेंस व्हिच एमिट्स रेजेस स्पॉन्टेनियसली। वो चीज़ें जिससे रेजेस अपने आप से निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव जो रेजेस निकलते हैं, वो रेजेस का नेचर स्टडी किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, ठीक है ना? पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। तो उस रेडियो एक्टिव से जो रेजेस निकल रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी किया रदरफोर्ड ने, तो क्या देखा कि वो जो रेजेस निकल रहे, वो 3 तरह के रेज़ हैं। एक है अल्फ़ा, एक का नाम रखा गया अल्फ़ा, दूसरे का नाम रखा गया बीटा और तीसरे का नाम रखा गया गामा। ठीक है? अल्फ़ा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा जो है मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होता है, ना उसका मास होता है, ना उसका चार्ज होता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो रेजेस निकल रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में, वो अल्फ़ा, बीटा, गामा रे जो नाम रखा गया, वो रेजेस कहाँ से निकल रहे हैं? जब एटम छोटा है, एटम स्मॉलेस्ट है, न्यूट्रल है, तो फिर उस ये जो अल्फा, बीटा, गामा, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सब निकल के कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसे बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे, ये जैसे हम लोग बहुत कॉमन फिनोमेना जो बताए गए कि ऐसे बहुत इस तरह के फिनोमेना की वजह से ये एक सवाल उठ के आया कि अगर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं तो फिर एटम के अंदर तो ये होने चाहिए, एटम स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? ठीक है?
तो यहाँ पे एक सवाल आके, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक सवाल आके इस तरह से खड़ा हो गया कि भाई एटम स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे इस तरह के रेजेस निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो फिर एटम के अंदर से ही तो आ रही है, तो फिर एटम छोटा कैसे हुआ। ठीक, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हमें दे रखा है बुक में, तो मैं उसको जे थॉमसन के साथ साथ कुछ जो पॉइंट्स है उसी को एलाबोरेट कर देता हूँ जो बुक के हिसाब से दे रखा है। तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ये सब तो ये सवाल थे जो बताए थे कि एटम जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कृत्तिवास में, यहाँ से इन सब बातों से आने लगा। लेकिन जे थॉमसन का जो ये और उसके जो कलीग थे, बताते जे थॉमसन जो है जे थॉमसन और उसके जो कलीग जो है ना कैथोड रेस पे जो काम किए, उसको हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। ठीक है, इसे मिटा दे, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैथोड में क्या किया गया था, कैथोड में कि हमने बताया कि जैसे सॉलिड होता है, कंडक्टर होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सभी कंडक्टर होता है, मेटल होते हैं। कंडक्टिविटी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, वो एक अलग बात है, मगर सब कंडक्टर होते हैं। इसी तरह से बताया लिक्विड में भी बहुत सारे सभी ज़्यादातर लिक्विड जो कंडक्टर होते हैं, जैसे हमने बताया सॉल्टेड वाटर होता है, ब्लड होता है, और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन बहुत तरह के हैं, वो कंडक्टर होते हैं। किसी की कंडक्टिविटी कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, मगर होते सब कंडक्टर है, पार्शियली भी। इसी तरह से गैस की कंडक्टिविटी चेक करने लगे जे थॉमसन ने कि क्या गैस कंडक्टर, जैसे ये हमारा एयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये जो एयर है इसका कंडक्टर है या नहीं, तो इसकी कंडक्टिविटी चेक करने के लिए फिर ये एक हमारा ट्यूब लिया गया और इसका ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये देखिए हम लोग एक ट्यूब बनाते हैं कैथोड, ये हमारा इस तरह से था, ये एक प्लेट था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है, और इसके अंदर गैस था। तो इनिशियली जब हम लोगों ने वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, थोड़े थोड़े सा वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हल्के हल्के वोल्टेज बढ़ाते गए, लेकिन फिर भी देखा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये क्या हुआ कि इसके अंदर जो एयर था उसको हल्के हल्के थोड़े से निकालना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि ऐसे आमतौर पे जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm लेते हैं हम लोग, 1 atm जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसके अंदर तो पहले एयर था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। अब उसको क्या किया, एयर को निकालने लगे, सक्शन पंप से एयर को निकालने लगे, तो इसके अंदर एयर का प्रेशर कम होने लगा, कम होने लगा। जैसे से कम होने लगा, वोल्टेज को बढ़ाते रहे, तो एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे थोड़ी सी स्पार्क टाइप की हुई। ठीक है, स्पार्किंग हुई, तो लोगों को एक अलग सा रियलाइजेशन हुआ कि क्या हुआ ये जो स्पार्किंग हुआ। ऐसे तो बहुत दिन तक करते रहे, कुछ भी नहीं हो रहा था, वोल्टेज बढ़ाते रहे, गैस निकालो कम निकालो, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब गैस को निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो बहुत दिन, गैस का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, तो एक तरह का चिंगारी टाइप का जाने लगा, स्पार्क टाइप का जाने लगा। फिर और थोड़ा सा प्रेशर कम किए, तो क्या देखते हैं कि वो जो चिंगारी टाइप का जा रहा है वो स्मूथ चलने लगा। जैसे हम लोग कभी कभी ट्यूबलाइट जलाते हैं, देखा आपने, कभी कभी ट्यूबलाइट जब खराब होता है ना, तो जब ऑन करते हैं तो उसके किनारे में एक तरफ जलता है, हल्का सा जलता है, फिर बूम संग जलता है, हल्के जल बूम संग एक लाइट जाती है, पूरी रॉड में लाइट जाती है, कभी देखा तो होगा। तो उसमें क्या होता है कि फिर बाद में वो एक बार फिर पूरी रॉड जलने लगता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो चिंगारी टाइप की गई, फिर हल्के हल्के करते करते जब प्रेशर कम किए और कम किए, तो उसके बाद वो एक स्मूथ लाइट चलने लगी, एक बीम ऑफ लाइट जाने लगा यहाँ से। तो यहाँ से जा रहा था ये बीम ऑफ लाइट इधर की तरफ, क्योंकि ये कैथोड कहलाता है, ये कैथोड है, तो यहाँ से ऐसे बीम ऑफ लाइट जाने लगा इधर। तो इसको कैथोड रेस के नाम से या इसको नाम दिया है कैथोड रेस।
और क्या बताया कि ये जो रेज है, जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया गया, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया गया कि ये जो है, जो रेजेस है वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। और उसके जो नेचर है नेगेटिव चार्ज का। जैसे हम लोगों ने प्लेट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, फील्ड का, प्लेट का ऐसे लगा दिया, इस पर पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो क्या देखते हैं कि ये जो रेज जो है ये ऐसे जाकर ऐसे बेंड करने लगता है इधर की तरफ, ठीक है। तो जाहिर है ये पॉजिटिव है, ये तो अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये नेगेटिव है तो रिपेल हो रहा होगा, तो ये इस तरह से ये बेंड करने लगा इसकी तरफ, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ बेंड कर रहा था, ये नेगेटिव चार्ज होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कैथोड था, नेगेटिव टर्मिनल था, एनोड था पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये भी इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। क्या पता चला कि यहाँ पे जो एक बीम ऑफ लाइट जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जे थॉमसन और उसके जो एसोसिएट थे या ग्रुप के जो थे, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे क्रुक्स, प्लाकर, वो आपके कोर्स में नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, वो बड़े क्लास में है 11th में। तो वो लोग जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये सब। बाद में जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और इसका चार्ज कितना था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैलकुलेट किया गया, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया है, और ये वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये कैलकुलेट किया गया है, बताया गया कि ये जो कैथोड ट्यूब होता है, कैथोड रेज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम जो है ना यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी यहाँ से जे थॉमसन ने किया। यहाँ से बताते हैं कि यहाँ पे कुछ वहीं पे ये भी स्टडी किया गया कि कुछ चार्ज जो है ना इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, कैथोड से सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं, और ये जो एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्कवर किया नाम था उसका गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, यानी जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन वाज discovered by जे थॉमसन and his associate, ठीक है। एक था यहाँ पे बताया क्या, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, ठीक है ना। यानी जब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो उसकी स्पीड बहुत थे, तो बताते हैं कि जब जो हवा थे उसको जो बीच में एयर था या इसका जो सरफेस था, इससे जब जाके इलेक्ट्रॉन टकराया तो उसके कुछ चार्ज निकल गए और वो पॉजिटिव बन गया। तो वो जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि हाई पोटेंशियल लगता था, हाई पोटेंशियल में यहाँ पे बुक में दे रखा 15 to 20,000 वोल्टेज लगाए गए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना किया गया, मैं एक ले देता हूँ, ये रफली आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये तो प्रेशर बनाया गया, यानी कि वैक्यूम क्रिएट किया गया इसके अंदर, और जो पोटेंशियल सप्लाई था लगभग 15 के to 20 के, यानी कि 15,000 से लेके 20,000 वोल्टेज तक वोल्टेज सप्लाई किया गया, तब जाके ये बना था। कितनी बात सुन रहे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और बाद में क्या पता चला कि ये जो एटम है जिसको डाल्टन ने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसके अंदर दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और नाम उसका रखा गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितनी बात समझ में आई।
ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया गया कि इसके अंदर चार्ज होता है। एक होता है ना कि एक ऑब्जर्व किया, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा कि क्या बताया, कैसे बताया, लेकिन एक जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार-बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैसे ही आता है, तो आदमी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हाँ, ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इसमें ऐसा है। तो ये जे.जे. थॉमसन ने और उसके ग्रुप के जो लोग थे, रिसर्च वर्कर थे, वो लोग वर्क कर रहे थे, तो उसके उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बताया कि भई इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है। अब क्या बताया कि उस वक्त ज़ाहिर है एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल डाल्टन के हिसाब से था, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ तो ज़ाहिर है वो एटम के अंदर ही मिलता है। तो जब एटम स्मॉलेस्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है, जे.जे. थॉमसन ने कहा गोल्डस्टीन के हिसाब से, तो ये फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज होंगे? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बारे में कहते हैं कि प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये है पॉजिटिव 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, उतना ही प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। जैसे हम लोग मैथ में मान लो हमारे पास 10 प्लस में ले लिया और 10 माइनस में ले लिया, तो नेट रिजल्ट कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी जितना प्लस में हो अगर उतना ही माइनस कर दिया जाए तो फिर रिजल्ट 0 हो जाएगा। या इसी तरह से बताया गया कि एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है -1.6 10 टू माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होता है, और नंबर भी सेम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन न्यूट्रल कैसे होता है ये एक नए कंसेप्ट के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है। कितनी बात सुनी? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ये होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन बताते हैं, इट इज इक्वल टू 22,000 ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 2000 ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 2000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2000 इलेक्ट्रॉन का मास अगर मिलाएंगे, वैसे वो एक जो रियल वैल्यू दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1842 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इस तरह से रिलेशन है, यानी एक प्रोटॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। चार्ज तो दोनों का बराबर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का बराबर है, लेकिन मास में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। जो बड़े क्लास में जाएंगे तो वो दे रखा है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1842 41 40 के रेंज में होता है, लेकिन 9th क्लास के बुक में दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली 2000 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें यही कंपटीशन में आते हैं, तो आपको तो यही टिक लगाना 9th क्लास के हिसाब से। यानी 2000 इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको कंबाइन करेंगे तो जितना होगा वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, मगर चार्ज दोनों का बराबर है। ठीक है, तो ये थोड़े से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया था। अब क्या बताया कि जे.जे. थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर किया तो जे.जे. थॉमसन को ही कहा गया उस टाइम में कि भाई अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है तो वो कैसे अरेंज होगा एटम के अंदर, उसका स्ट्रक्चर बताइए। फिर वो आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमने मिटा दिया यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज है उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले जो जे.जे. थॉमसन थे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन्होंने दिया, और क्या दिया वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। जे.जे. थॉमसन ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
यानी आटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है वो किस तरह से अरेंज होता है, तो उस अरेंजमेंट को उसने बताया और उस एटॉमिक मॉडल का नाम रखा प्लम पडिंग मॉडल। क्या? प्लम पडिंग मॉडल। मैं मिटाता हूँ, उसके बाद लिख के बताता हूँ। हमारा जे थॉमसन, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसको प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल। क्या बताए इसमें, इसके अकॉर्डिंग जो जे थॉमसन ने एटम का जो एक स्ट्रक्चर बताया, यूँ समझिए जैसे कि एक बताया कि एक एटम जो होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, तरबूजे की तरह होता है, एक बड़ा सा होता है एटम। और उसके अंदर जो हम लोग देखा है तरबूजे के अंदर के रेडिश कलर का होता है, पल्प होता है, गूदा होता है। तो वो जो पल्प है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसी तरह से वाटरमेलन में ब्लैक ब्लैक कलर का सीड्स होते हैं, वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो सीड्स होता है उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका, ये देखिए कैसे हम बना रहे हैं। ये जैसे एक हमने आधे काट के तरबूज को दिखा रहे हैं हम, ये हमारा बाहर से ग्रीन कलर का होता है, वाटरमेलन में अगर आप बाहर से लेंगे तो ये ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो है पल्प जो होता है ये रेड कलर का होता है, तो मैंने पल्प थोड़ा सा रेड कलर का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आ सके ये, ठीक है। ये हमने पल्प बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर का, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर के होते हैं। कितनी बात सुन में, तो ये इस तरह का एटॉमिक मॉडल उसने दिया, किसने? जे थॉमसन ने। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो सीड्स होता है, सीड्स जो है ना इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये जो पल्प है, ये जो पल्प है, ये रेड कलर का जो पल्प होता है इसको कहा प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने जे थॉमसन ने बताया। क्या बताया? एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, ठीक है। द पल्प ऑफ एटम is represent the proton of an atom and the seeds of an atom represent the electrons of an atom। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ इस मॉडल के हिसाब से, प्लम पडिंग मॉडल के हिसाब से। क्या बताया? एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, ठीक है ना, एक तरबूजे की तरह है ये। वेयर द पल्प ऑफ वाटरमेलन इज, pulp of watermelon is represent the proton positive charge, while the seeds represents the electron of an atom, the electrons of an atom। ये हमारा एक एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, ठीक है। चूंकि उससे पहले एटम के बारे में कुछ जानते नहीं थे, पहली दफ़ा दिया गया, तो जो उनका अपना एक ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एनालिसिस किया, यानी कि अपने दिमाग में सोचा कैसा हो सकता है, और उस हिसाब से उन्होंने प्लम पडिंग मॉडल के नाम से एक अपना स्ट्रक्चर दिया। तो ये था हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से जे थॉमसन ने एक आउटलाइन के तौर पे बताया कि उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है।
हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त इतना ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था, जिससे बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को वो दिख सके। तो उस वक़्त एक परसेप्शन बनाता था इंसान अपने विज़ुअलाइज़ करके और उसी हिसाब से एक्सप्लेन करता था। तो ये था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल जे.जे. थॉमसन का। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, इस पे भी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, इस ऑब्ज़र्वेशन पे भी, कि जे.जे. थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है, वो कितना सही है। और बहुत सारे दूसरे ऑब्ज़र्वेशन करके देखे जाने लगे, जिससे पता चले कि ये जो दिया गया बिल्कुल सही है या नहीं। उसमें एक एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने जो जे.जे. थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था और वो जो रदरफोर्ड का अपना अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट था, वो दोनों मैच नहीं कर रहा था। वहाँ से फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बनाना पड़ा, एक नया मॉडल। तो हम लोग अगले क्लास में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने अपने परसेप्शन के हिसाब से क्या दिया एटॉमिक मॉडल, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं पे रख देते हैं।